ये कहानी मुझे मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने सुनाई थी, और जब उन्होंने ये सुनाई तो उस रात मेरी आंखों से नींद ही उड़ गई थी। कहते हैं पिपरिया गांव के बाहर एक ऐसा रास्ता है जहां से रात के अंधेरे में जो भी गुजरा वो कभी सही सलामत वापस नहीं लौटा। आज मैं आपको उन्हीं दो लोगों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने उस रास्ते को सिर्फ एक अफवाह समझ लिया था। मम्मी जी कब से रोहन और मीरा को समझा रही थीं कि रात बहुत हो चुकी है, अब सुबह ही निकलना। उनकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, क्योंकि वो जानती थीं कि गांव के बाहर वाला वो सुनसान रास्ता रात के वक्त ठीक नहीं रहता। मगर रोहन शहर का पढ़ा लिखा लड़का था और उसे इन गांव की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। रोहन ने हंसते हुए कहा कि मां, हम तो बस शादी करने इस गांव आए थे और आपको तो पता ही है कि यहां के लोग अफवाह फैलाने में कितने आगे हैं। शहर वालों को डराने में इन्हें न जाने क्या मजा आता है। मीरा ने भी अपनी सास का हाथ थामते हुए कहा कि मम्मी जी, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। सुबह हमारी फ्लाइट है और अगर हम अभी नहीं निकले तो हनीमून के लिए वक्त पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तभी पास खड़ी पुरानी नौकरानी शांतिका की धीरे से बोल पड़ी। उसने बताया कि वो इसी गांव में बूढ़ी हुई है और उसने अपनी आंखों से देखा है कि कितने ही शहर के लोग जिद करके उस रास्ते से निकले, मगर उनमें से कोई वापस नहीं लौटा। इसी वजह से अब वो रास्ता पूरे इलाके में बदनाम हो चुका था और गांव का कोई इंसान रात को उधर पैर रखने तक की हिम्मत नहीं करता था। मगर रोहन को लगा कि शांति काकी ने ही उसकी मां के मन में ये डर भरा है। उसने थोड़ा चिढ़कर कहा कि ये फालतू की बातें बंद करो, हमें अभी निकलना है। और फिर लाख रोकने के बावजूद रोहन और मीरा अपना सामान उठाकर शादी वाली रात ही गांव से एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े, क्योंकि वहीं से सुबह उनकी फ्लाइट थी। घर के दरवाजे पर खड़ी मम्मी जी और शांति काकी बस हाथ जोड़े दुआ करती रहीं कि वो दोनों किसी तरह सही सलामत एयरपोर्ट पहुंच जाए। मगर शायद उस रात किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। रात के अंधेरे में रोहन की गाड़ी जैसे ही उस बदनाम रास्ते पर पहुंची, माहौल अचानक बदल गया। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया और गाड़ी के अंदर इतनी तेज ठंडक भर गई मानो वो किसी बर्फीली जगह में आ गए हों। मीरा ने कांपते हुए कहा कि ऐसी इतना तेज क्यों कर रखा है, मगर रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि गाड़ी का ऐसी तो कब का बंद पड़ा था। रोहन ने खुद को समझाया कि गांव का इलाका है, इसीलिए शायद ठंड ज्यादा है। उस ठंड को नजरअंदाज करते हुए मीरा ने गाड़ी में गाने चला दिए और दोनों उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। मगर तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे रोहन की नजर सड़क के बीचों बीच पड़ी, जहां सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल चुपचाप उसकी तरफ पीठ किए हुए। रोहन के हाथ पांव एक पल के लिए जम गए और उसने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी झटके से रुकी, मगर जब उसने दोबारा देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी। मीरा गुस्से से बोली कि कैसे गाड़ी चला रही हो, अभी मेरा सिर डैशबोर्ड से टकरा जाता। रोहन ने हकलाते हुए बताया कि उसने अभी अभी एक औरत को सड़क पर खड़े देखा था, मगर मीरा को वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मीरा ने उसे झिड़कते हुए कहा कि कहीं उसने उन गांव वालों की बातों को सच तो नहीं मान लिया। रोहन ने खुद को संभाला और दोबारा गाड़ी चलाने लगा, मगर उसके दिल में एक अनजाना डर बैठ चुका था। बाहर घना अंधेरा था और खिड़की से झांकती मीरा को कुछ भी नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर में बोरियत और थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। मीरा तो सो चुकी थी, मगर रोहन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो काफी देर से गाड़ी चला रहा है, फिर भी ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सड़क के किनारे खड़ा वही सूखा टेढ़ा पेड़ उसे बार बार दिखाई दे रहा था, मानो वो एक ही जगह गोल गोल घूम रहा हो। तभी गाड़ी में बज रहा गाना अचानक रुक गया और उसकी जगह किसी औरत के धीरे धीरे गुनगुनाने की आवाज स्पीकर से उभरने लगी। रोहन ने घबराकर म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया, मगर वो गुनगुनाहट कुछ पल तक बंद गाड़ी में भी गूंजती रही। कुछ देर बाद जब मीरा की आंख खुली तो उसने रोहन से कहा कि उसे वॉशरूम जाना है। रोहन ने हैरानी से कहा कि इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर वॉशरूम कहां ढूंढोगी?
मगर मीरा का कहना था कि अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मजबूरन रोहन ने इधर उधर देखकर थोड़ी दूरी पर गाड़ी एक किनारे रोक दी और मीरा को सावधानी से जाने को कहा। मीरा ने जिद की कि वो भी गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ा रहे, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा था। रोहन गाड़ी से उतरकर उसके साथ खड़ा हो गया और मीरा अंधेरे में थोड़ा आगे बढ़ी तो उसे वहां एक पुराना सा वॉशरूम बना दिखाई दिया। वो अंदर गई और थोड़ी देर बाद जैसे ही बाहर निकली, उसके कानों में किसी की पायल की छन छन साफ सुनाई दी। मीरा के पैरों में तो पायल थी ही नहीं और उस सुनसान जगह पर दूर दूर तक कोई और भी नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद उसके जैसा कोई और भी यहां आया होगा और वो तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ने लगी। मगर तभी वही छन छन की आवाज दोबारा उभरी और उसे साफ महसूस हुआ कि जैसे अभी अभी कोई औरत उसके ठीक पीछे से गुजरी हो। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मीरा के माथे पर डर के पसीने की बूंदें छलक आईं और उसने अपने कदम और तेज कर ली। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के खुरदुरे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ और उसके पैर वहीं जम गए। हिम्मत करके जब उसने पलटकर देखा तो वो पेड़ की एक सूखी डाली थी जो उसके कंधे पर आ गिरी थी। थोड़ा सा सुकून पाकर वो भागती हुई गाड़ी की तरफ आई। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वो बुरी तरह कांप रही थी। रोहन ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ, मगर मीरा बस इतना ही बोल पाई कि यहां कुछ ठीक नहीं है और जल्दी से उसका हाथ खींचकर गाड़ी में बैठ गई। रोहन ने दोबारा गाड़ी चलानी शुरू की, मगर थोड़ी देर बाद उसकी नजर मीरा पर पड़ी और उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मीरा के बाल अब खुलकर उसके पूरे चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो बिना पलक झपकाए एकटक सामने की तरफ घूर रही थी। रोहन ने उसे कई बार आवाज दी, मगर मीरा पर जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। जब रोहन ने अपना एक हाथ स्टीयरिंग से हटाकर उसके कंधे पर रखा तो मीरा ने झटके से अपने बाल पीछे किए और बेहद डरावनी, भारी आवाज में गुर्राई कि उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई। रोहन सन्न रह गया और तभी मीरा की आंखों की पुतलियां अचानक उलटकर बिल्कुल सफेद पड़ गईं। डर के मारे रोहन ने जोर से ब्रेक मारा और उस झटके के साथ ही मीरा जैसे होश में आ गई। अब वो बिल्कुल सामान्य थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने हैरानी से पूछा कि गाड़ी क्यों रोकती, क्या वो अब तक वहीं खड़े हैं? रोहन हकलाते हुए उसे बताने लगा कि अभी उसकी आंखें और आवाज कितनी अजीब हो गई थी, मगर मीरा ने उसकी बात को बहकी बहकी बातें कहकर टाल दिया और उसे जल्दी एयरपोर्ट चलने को कहा। रोहन के पसीने छूट चुके थे, मगर उसने हिम्मत करके दोबारा गाड़ी आगे बढ़ाई। तभी मीरा ने कहा कि अचानक उसका शरीर बहुत भारी लग रहा है और उसे जोरों की नींद आ रही है, इसलिए वो पीछे वाली सीट पर जाकर लेट जाएगी। रोहन ने गाड़ी रोकी और मीरा उतरकर पिछली सीट पर जाकर बैठ गई, जबकि रोहन सड़क पर नजरें गड़ाए धीरे धीरे गाड़ी चलाता रहा। रोहन मन ही मन यही दुआ कर रहा था कि किसी तरह यह रास्ता जल्दी खत्म हो जाए, इससे पहले कि कोई और मुसीबत आ खड़ी हो। तभी शीशे में उसकी नजर पीछे गई और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। मीरा ने गाड़ी का शीशा खोल रखा था और अपनी गर्दन बाहर निकाले हुए थी। उसके लंबे बाल तेज हवा में बुरी तरह लहरा रहे थे और वो एकटक बाहर अंधेरे में घूरे जा रही थी। रोहन ने कांपती आवाज में उसे अंदर आने को कहा, मगर मीरा टस से मस नहीं हुई। फिर अचानक उसने अपनी गर्दन अंदर खींची और शीशा बंद कर लिया। कुछ पल की खामोशी के बाद वो उसी भारी डरावनी आवाज में बुदबुदाने लगी कि गांव वालों ने मना किया था कि इस रास्ते से मत आना, मगर तू फिर भी आया। अब जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद है। रोहन के हाथ पांव फूल चुके थे और डर के मारे स्टीयरिंग पर से उसका कंट्रोल छूटने लगा। गाड़ी लहराती हुई एक पेड़ से टकराने ही वाली थी कि उसने वक्त रहते ब्रेक मार दिया और तभी पीछे बैठी मीरा जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। हंसते हुए मीरा बोली कि वो तो बस मजाक कर रही थी, वो कोई भूतनी नहीं, उसकी मीरा ही है और उसने रोहन को कभी इतना डरा हुआ नहीं देखा था। रोहन गुस्से और डर से चिल्ला पड़ा कि ये कैसा घटिया मजाक है, अभी उनका एक्सीडेंट हो जाता तो क्या करती।
मीरा ने हंसते हुए माफी मांगी और कहा कि अब वो ऐसा मजाक नहीं करेगी, और उसने आगे वाली सीट पर आकर बैठने की जिद की। मीरा वापस आगे आकर बैठ गई, मगर अब रोहन का बर्ताव पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां वो उससे बातें कर रहा था, अब वो बिल्कुल खामोश होकर पत्थर की तरह सख्त चेहरा बनाए गाड़ी चला रहा था। मीरा को उसकी ये चुप्पी अजीब लगी और उसने माफी मांगते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सहलाना चाहा, मगर रोहन ने झटके से उसका हाथ अपने कंधे से गिरा दिया और बेहद खौफनाक नजरों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब सुर्ख लाल हो चुकी थीं और चेहरे के भाव किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। उसने मीरा को गर्दन से पकड़कर पीछे की तरफ धकेल दिया और गुर्राया कि मरना चाहती है तो दूर रहे मुझसे। मीरा बुरी तरह घबरा गई और रोने लगी कि वो तो बस मजाक की माफी मांग रही है, वो उसे यूं डराए नहीं। मगर रोहन की आवाज अब उसकी अपनी नहीं थी। उसने कहा कि मजाक तो वो कर रही थी, वो कोई मजाक नहीं कर रहा, और इस रास्ते पर वो रोज किसी न किसी की आत्मा को अपने साथ लेकर जाता है। आज मीरा और उसके इस पति की आत्मा भी उसी के साथ जाएगी। मीरा ने कांपते हुए गाड़ी रोकने को कहा, मगर रोहन ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी रफ्तार और तेज कर दी। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी फैल गई और तभी अचानक मीरा की नजर गाड़ी के शीशे में पड़ी और उसके होश उड़ गए। शीशे में रोहन का चेहरा दिख रहा था, मगर वो बिल्कुल जला हुआ और बेहद भयानक था। मीरा की चीख उसके गले में ही अटक गई और इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, रोहन ने अचानक गाड़ी रोक दी। और जब वो मीरा की तरफ घूमा तो उसका असली चेहरा देखकर मीरा की रूह कांप उठी। उसकी आंखें उलटकर बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थीं, चेहरा जला हुआ था और आंखों के नीचे पड़े काले गड्ढे गवाही दे रहे थे कि कोई अदृश्य शक्ति पूरी तरह उसके अंदर समा चुकी है। उस शक्ति ने भारी आवाज में कहा कि बहुत शौक था ना तुझे डराने और मजाक करने का, अब देख तेरा मजाक सच हो गया। तेरे रोहन के अंदर मैं पूरी तरह समा चुका हूं। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर मीरा की रूह सिहर उठी और इससे पहले कि वो खुद को बचा पाती, रोहन ने अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर एक ही झटके में बुरी तरह मरोड़ दी। एक दर्दनाक चीख के साथ मीरा हमेशा के लिए शांत हो गई। मीरा की बेजान देह को देखकर रोहन के अंदर बैठी वो शक्ति जोर से हंसी और उसने गाड़ी को पूरी रफ्तार से आगे दौड़ा दिया। चंद ही पलों में गाड़ी सीधे सामने जा टकराई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही रोहन की भी मौत हो गई। और तभी एक काली परछाई उसके जिस्म से निकलकर उस डरावने रास्ते के अंधेरे में कहीं गुम हो गई। अगली सुबह जब आसपास के लोगों ने वो टूटी हुई गाड़ी और उन दोनों की लाशें देखीं तो वहां भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने रोहन के घर वालों को खबर दी और जैसे ही मम्मी जी और शांतिका की वहां पहुंची, उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शांतिका की बस यही कहती रहीं कि उन्होंने कितना समझाया था, मगर इन शहर वालों ने उनकी एक ना मानी। उस रास्ते पर अब तक न जाने कितनों की जानें जा चुकी थीं और आज उस फहरिस्त में 2 और नाम जुड़ गए थे। और उस रात के बाद से गांव का वो भूतिया रास्ता एक बार फिर खामोशी से अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगा। कहते हैं कुछ रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं होते, उनके भीतर एक भूख छुपी होती है जो हर रात किसी न किसी की जान मांगती है। शायद इसीलिए कुछ चेतावनियों को कभी मजाक में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप गई हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में जरूर बताओ कि क्या कभी आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ भी ऐसा कोई डरावना वाकया हुआ है।